स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं और टॉपिक का विषय है वाच्य। देखिए, वाच्य में पढ़ाऊं उससे पहले आपको दो तीन बातें जानना जरूरी है कि कोई भी वाक्य जो होता है उसमें सब्जेक्ट कौन होता है, कर्ता कौन होता है, कर्म क्या होता है, क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है और सकर्मक क्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा स्लेट की ओर देखिए, जहां पर दो वाक्य लिखे दिखाई दे रहे हैं आपको। पहला वाक्य है, वे पत्र लिखते हैं। इस वाक्य में आप समझ गए होंगे कि वे जो हैं कर्ता हैं, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं। लिखते हैं यहां क्रिया है और पत्र जो है कर्म है, से आप अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा वाक्य जो है, इस वाक्य में वह कर्ता है, दौड़ रहा है क्रिया है। दूसरी बात मैंने कही थी कि पता होना चाहिए कि सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है। तो पहला जो वाक्य दिखाई दे रहा है ये सकर्मक क्रिया का है, क्योंकि लिखते हैं क्रिया के साथ में कर्म लगा हुआ है, अर्थात वे क्रियाएं जिनके साथ में कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं, और वे क्रियाएं जिनके साथ में कर्म नहीं होता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो दूसरा उदाहरण जो आपका वह अकर्मक क्रिया का है, क्योंकि यहाँ कर्म नहीं है, कर्ता है और क्रिया है, लेकिन कर्म यहाँ नहीं है। हम कोशिश करके भी यहाँ कर्म नहीं लगा सकते, लेकिन ऊपर वाले वाक्य में हमें कर्म दे रखा है, इसलिए ये जो वाक्य है ये सकर्मक क्रिया का हुआ और दूसरा वाक्य हुआ अकर्मक क्रिया का। तो वाच्य क्या है? वाच्य का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। अंग्रेजी में इसे वॉइस कहा जाता है। हमें यह देखना है कि किसी भी वाक्य में जो क्रिया आई है वो किस कारण से आई है। क्रिया के आने की प्रधानता किस कारण से हुई है? कर्ता के कारण हुई है, कर्म के कारण है या फिर भाव के कारण है। इसी को वाच्य कहा जाता है। एक बार आप वापस स्लेट की ओर देखिए, जहां पर आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है। वाच्य, इसका शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय, अंग्रेजी में कहते हैं वॉइस। किसी भी वाक्य में क्रिया जो आई है वो किस कारण से आई है? कर्ता के कारण आई है, कर्म के कारण आई है या भाव की प्रधानता के कारण आई है, इसे ही हम वाच्य कहते हैं। और वाच्य की बात करें तो एग्जाम में प्रश्न में आपसे परिभाषा नहीं पूछते हैं, भेद नहीं पूछते हैं। 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए केवल और केवल आपसे पूछा जाता है कि वाच्य को परिवर्तित कीजिए। तो वाच्य जो है इसके तीन भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जैसे नाम से पता चलता है कर्तृवाच्य में कि इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता के अनुसार ही क्रिया आती है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, कर्म के अनुसार क्रिया आती है, कर्ता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्रिया पर। लेकिन भाववाच्य में क्रिया का जो भाव है, वाक्य का जो भाव है उसके अनुसार क्रिया आती है, इसलिए वो भाववाच्य कहलाता है। तो अब हम पहले बात करते हैं कर्तृवाच्य की कि कर्तृवाच्य की खास बातें क्या है। इस बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए यहाँ कुछ मैंने बिंदु दिए हैं, इन बिंदुओं की ओर आप थोड़ा ध्यान आकर्षित कीजिए। कर्तृवाच्य, तो मैंने आपको स्पष्ट किया था कि नाम से पता चलता है कि कर्ता के अनुसार ही क्रिया आती है। जिन वाक्यों में क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार आती है उन्हें कर्तृवाच्य कहा जाता है। पहला बिंदु बताया जा रहा है कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता होता है। जैसे उदाहरण ले अपन, राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है। तो लिखता है जो क्रिया आई वो किस कारण से आई? राम के कारण से आई। राम एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन में है, राम पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग में है। तो यहां बताया कि कर्ता एक वचन होता है तो क्रिया भी एक वचन में होती है। अगर कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन में ही रहती है। कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग में रहेगी, और कर्ता अगर स्त्रीलिंग रूप में है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग रूप में रहेगी। अगली बात और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती विभक्ति की। जब भी हम कर्तृवाच्य का वाक्य पढ़ेंगे तो हमें ने विभक्ति चिन्ह दिखाई देगा जो कर्ता के साथ होगा। कर्ता के साथ हमें ने विभक्ति कार के चिन्ह मिलेगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ने चिन्ह मिले। कभी कभी ने चिन्ह का अभाव भी होता है, नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में भी हमें देखना है कि काम
किसके द्वारा किया जा रहा है, तो वहां भी हमें कर्तृवाच्य ही मिलेगा। तो स्पष्ट किया गया कि कभी कभी कर्ता बिना विभक्ति के भी होता है। कर्तृवाच्य के वाक्य में अकर्मक क्रिया व सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि अकर्मक क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया क्या होती है। तो मैंने कहा था कि जिन क्रियाओं के साथ में कर्म उपस्थित नहीं रहता है, कर्म की आवश्यकता ही नहीं होती है, वे अकर्मक क्रिया है, और जिन क्रियाओं के साथ में कर्म की उपस्थिति होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। अगली बात ध्यान से और समझिए कि जहां हमें ने विभक्ति दिखाई देगी और क्रिया भूतकाल में होगी, तब भी क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं होगी, परंतु वहां वाच्य कर्तृ ही होगा। क्या समझ में आया कि विभक्ति चिन्ह ने है, लेकिन क्रिया कैसी है, भूतकालिक क्रिया है। तब जो क्रिया होगी वो कर्ता के अनुसार नहीं होगी, वो किसके अनुसार होगी, कर्म के अनुसार होगी, परंतु हमारा जो वाच्य होगा वह कर्तृवाच्य ही होगा। इसी कर्तृवाच्य को और अधिक समझने के लिए हमने कुछ उदाहरण लिए हैं। उन उदाहरणों पर अगर ध्यान दें तो सारी बातें और अधिक स्पष्ट हो जाती है। तो यहां पहला एक उदाहरण दिया मैंने, रोहन कहानी लिखता है। अब आप लोग ये तो बात जान ही गए कि इस वाक्य में कर्म क्या है, क्रिया क्या है और कर्ता कौन है। तो रोहन कर्ता है, कहानी कर्म है, लिखता है क्रिया है। तो मुझे बताइए कि इस वाक्य में लिखता है जो क्रिया आई वो किसकी प्रधानता से आई है, वो आई है रोहन के कारण। रोहन करता है, रोहन एक वचन है तो क्रिया भी कैसी है, एक वचन में है। रोहन पुल्लिंग है तो क्रिया भी कैसी है, पुल्लिंग पुल्लिंग में है। लेकिन यहां कर्म का कोई प्रभाव कहां नहीं पड़ रहा है, क्रिया पर नहीं पड़ रहा है, तो कर्म यहां गौण हो गया। अगला वाक्य जो है, वे कहानी लिखते हैं। इस वाक्य में वे करता है, कहानी कर्म है, लिखते हैं क्रिया है। ये बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में है, कहानी का यहां कोई प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है। रीमा कहानी लिखती है, रीमा स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी कैसी है, स्त्रीलिंग रूप में है। रीमा एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन में है। तो यहां तीनों वाक्य जो हैं वो कर्तृवाच्य के उदाहरण के रूप में दिखाई दे रहे हैं। चौथा उदाहरण है, गोपिका ने पत्र लिखा। गोपिका स्त्रीलिंग है, लेकिन क्रिया जो आ रही है वो पुल्लिंग में आ रही है, लिखा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गोपिका के अनुसार क्रिया यहां नहीं आ रही है, ये क्रिया आ रही है पत्र के अनुसार। तो मैंने कहा था ना कि जहां ने विभक्ति आ जाए और भूतकालिक क्रिया दिखाई देती है, वहां कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं होगी, वहां कर्म के अनुसार क्रिया होगी, लेकिन वाक्य जो होगा वो कर्तृवाच्य का ही होगा। बच्चा रो रहा है, इस वाक्य में बच्चा रो रहा है, इस वाक्य में बच्चा करता है, रो रहा है क्रिया है। बच्चा एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन में है। बच्चा पुल्लिंग है, क्रिया भी पुल्लिंग में है। बच्चे रो रहे हैं बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन में है। लेकिन हम अगर एक से लेकर के 6 वाक्यों को देखें ध्यान से, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 वाक्य तो हमें किसके दिखाई दे रहे हैं, सकर्मक क्रिया के दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सब में कर्म है। कहानी कर्म है, यहाँ कहानी कर्म है, यहाँ भी कहानी कर्म है, यहाँ भी पत्र कर्म है। लेकिन 5वां और 6वां नंबर का जो वाक्य है, यहाँ हमें कर्म दिखाई नहीं दे रहा है। हम कोशिश भी करें तो कर्म को नहीं लगा सकते, इसलिए ये हमारा वाक्य जो है वो कैसा हो गया, ये वाक्य हो गया हमारा अकर्मक क्रिया का। अगला वाक्य देखिए, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। अब आप कहोगे सर दादाजी तो अकेले हैं और क्रिया बहुवचन में आ रही है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो भी सम्माननीय पर्सन होते हैं, रेस्पेक्टिव पर्सन होते हैं, उनके साथ जो वाक्य बोले जाएंगे वे हमेशा बहुवचन में ही होंगे। इसलिए दादाजी के अनुसार ही क्रिया आई है, तो ये वाक्य भी कर्तृवाच्य का उदाहरण है। लेकिन अखबार इसमें कर्म हो गया, इसलिए क्रिया कैसी बन गई, सकर्मक क्रिया बन गई। तो हमने आरंभ में जो बात पढ़ी थी, कुछ नियम पढ़े थे कि जो कर्तृवाच्य होते हैं इनमें अकर्मक क्रिया के वाक्य भी हो सकते हैं और सकर्मक क्रिया के भी हो सकते हैं। ये कुछ बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके बाद में हम बात करेंगे कर्मवाच्य की, और उसके बाद में कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना सीखेंगे। पेज नंबर आपकी बुक में जो है, बुक का जो पेज नंबर है, आपकी बुक जो है हिंदी व्याकरण की, इसमें पेज नंबर 283 और 284 पर वाच्य टॉपिक दे रखा है। एक बार आप
वहां जाइए और इसको रीड कीजिए। कुछ बात समझ में नहीं आती है तो जो आज मैंने टॉपिक पढ़ा है इसको ध्यान से देखोगे और उसके बाद में जो अपना कर्मवाच्य होगा उसको हम पढ़ेंगे।